देखो बेटा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्क। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वर्क मतलब क्या? काम, कुछ काम किया, कोई फोर्स लगा किसी बॉडी पर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है वो? अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगेगा, मान लो कोई धक्का मारा है या कुछ कर रहा है, मैं हिला रही हूं इस बुक को ही, जैसे ऐसे हिला रही हूं, ठीक है? तो क्या हो रहा है? वही हमारा काम हो रहा है। मैंने ये पेन यहां रखा था, इसे फोर्स दिया और इसे उठा लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या कर रही हूँ? एक काम ही कर रही हूँ। पेन उठाने का मतलब काम करना हुआ। अब आगे क्या कह रहा है वो? when its point of application moves through some distance along the line of action of the force। और वो काम कब कहलाएगा बेटा कि काम हो रहा है? वर्क डन कब हो रहा है? जब ये इस जगह पे, पेन इस जगह पे रखा हुआ है, मैंने क्या किया? थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसे इधर इधर सरका दिया। वो अपनी इनिशियल जो उसकी जगह थी, उससे क्या हुआ बेटा? वो थोड़ा सा मूव कर गया, हिल गया। उसके जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें चेंज आया। तो हम क्या कहेंगे? क्या है वो? वर्क डन वहां पे हो रहा है, ठीक है? इसी को हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है, काम हो रहा है कुछ। In order to distinguish it from other kinds of work, the work done by a force is called mechanical work। तो और भी तरह के कई वर्क होते हैं, तो लेकिन जैसे कि ग्रेविटी अपना काम करती है और सारी चीजें अपना काम करती हैं, लेकिन जो हम इस टाइप का काम कर रहे हैं, ये जो डेफिनेशन ऊपर हमने पढ़ी, उस टाइप के वर्क डन को हम क्या कहेंगे? एक फोर्स जिसमें लग रहा है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क। ओके। अब उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ वर्क। भाई काम कितना हुआ, ये हम नापे कैसे? उसका भी क्या है बेटा? एक फॉर्मूला है कि भाई कितना काम हुआ आखिरकार। किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया, किसी ने काम ही नहीं किया। तो कितना काम हुआ है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ वर्क पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। किसी कांस्टेंट फोर्स से कुछ काम होने कैसे मेजर करेंगे हम? बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स करेंगे क्योंकि फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है। अब मैंने इस पेन को हल्का सा फोर्स किया और ये बिल्कुल हल्का हिला। लेकिन अगर मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हुई, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से ज्यादा हिला। इट मींस ज्यादा काम हुआ। किस किस उसमें? सेकंड केस में ज्यादा काम हुआ। तो पता कैसे चला हमें? क्योंकि देखो मेन काम किसका है? एक तो फोर्स का है। फोर्स का है क्योंकि धक्का लग रहा है, फोर्स का है। और डिस्प्लेसमेंट, भाई वो अपनी जगह से कितना हिला। मान लो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही। मान लो मैं किसी दीवार को पकड़ पकड़ के वही धक्का मार रही हूँ, पर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। मैं थोड़ी ना कह पाऊंगी कि काम हो रहा है। मेरे को तो दिखेगा भाई ये तो दीवार वहीं की वहीं खड़ी है, कोई काम ही नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, अगर वो अपनी जगह से ही नहीं हिल पाया, तो हम कहेंगे बेशक से पसीना आ जाए, बहुत कुछ हो जाए, सब कुछ कर लिया उस बेचारे ने, वो थक के चूर हो गया, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से हिली नहीं। तो इसका मतलब बेटा उसने कुछ काम किया ही नहीं। बेशक से उसकी अपनी एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उस केस में कि काम हुआ है। तो कब कहेंगे बेटा काम हुआ है? जब हमारा फोर्स एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट होनी बहुत जरूरी है। तो बेटा वर्क को हम किस तरह से मेजर करेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितना फोर्स हमने लगाया और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, इन द डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ओके। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकाल लेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम लाइन एज एन एक्शन ऑफ द फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्क तो हो रहा है। जैसे मैं मान लो वो होती है ना, कार आती है, मैं फोर्स पीछे की तरफ लगाती हूँ, लेकिन वो छोटी सी जो कार होती है वो कैसे चलती है? वो आगे की तरफ चलती है, यानी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ और फोर्स पीछे की तरफ लगा रही हूं मैं। तो वो उस केस में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस में चली जाएगी। तो माइनस में चली जाएगी क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। तो इसलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे एस की जगह क्या रख दिया? माइनस एस। तो वर्क डन माइनस में चला जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एस। ओके।
इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर उसी डायरेक्शन में ना लग के किसी अलग डायरेक्शन में लग रही है, मान लो मैंने फोर्स इसे इधर दिया, आगे की तरफ धक्का मार रही हूं, लेकिन वो जा किधर रहा है, वो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही है, तो ये क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा वो है। तो W वर्क डन हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस ऑफ थीटा। ओके, जहां पे ये जो थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि भाई मैंने धक्का तो कहीं और मारा लेकिन डिस्प्लेस वो कहीं और हो गया, अलग डायरेक्शन में चला गया, तो वो डायरेक्शन के बीच में और फोर्स के बीच में जितना एंगल है वही हमारा क्या होगा बेटा, ये थीटा एंगल। ओके, तो इस तरह से बेटा, इस अलग अलग तरीके से कि भाई अलग अलग जो हमने पॉसिबिलिटीज थी उन पॉसिबिलिटीज को देखा और हमने वर्क को मेजर कर लिया। ओके, हेंस द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स। और ये क्या है बेटा, एफ कॉस थीटा। अगर हम जनरली देखें तो रिजॉल्व पार्ट ही तो है, जैसे अगर मैं यहां पे भी करूं तो यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। तो ये देखो एफ कॉस थीटा उसका एक रिजॉल्व पार्ट ही तो है एफ का, तो यानी कि ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट का और हमारा एफ कॉस थीटा का, ये जो रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है ना, ये एस, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा वर्क और यहाँ से मेजरमेंट ऑफ वर्क। अब उसके बाद आते हैं हम केसेस में। देखो मान लो अब थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो पहली बात मान लिया थीटा की वैल्यू 90 है, यानी कि फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लग रही है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जैसे एक पुली जो है वो अपने सर के ऊपर सामान रख रहा है, ठीक है, तो फोर्स उसके सर के ऊपर लग रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना, और डिस्प्लेस कहां हो रहा है, वो आगे की तरफ चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है। तो इस केस में बेटा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। वो बेचारे कुली का पसीना निकल गया काम करते करते, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई, उसने क्या किया, काम ही नहीं किया कुछ, बताओ, पैसे ऐसे ही ले गया, है ना। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है बेटा, लॉजिक यही है, क्यों, क्योंकि उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वो चल आगे की तरफ रहा है। इट मींस उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनते ही हमारा ये क्या हो गया बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 90 0, तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। देखो बेचारे के काम को हमने कह दिया, कुछ काम किया ही नहीं उसने, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर और भी केसेस बन सकते हैं। लेट अस कंसिडर वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लिया ग्रेविटी है और किसी बॉडी का मास m है, तो उस केस में क्या होगा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब गिर रहा है, कोई पत्थर गिर रहा है जिस तरह, फॉलिंग फ्रीली दो डिस्टेंस h, और डिस्टेंस h है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m में होता है ना, और ग्रेविटी काम कर रही है तो mg हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mg इंटू h। ओके, सेकेंड केस, if the particle is moving vertically upwards, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्टिंग h डिस्टेंस से, तो h की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस h, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो h की जगह क्या हो जाएगा माइनस h, तो यहाँ पे माइनस में mgh हो गया, यहाँ पे थीटा जो है वो पाई हो गया, यहाँ पे थीटा 0 होगा। और केस थर्ड, लास्ट केस, इफ द बॉडी स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है बेटा, इंक्लाइंड सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस से वो जा रहा है अगर अल्फा एंगल बना के, दो डिस्टेंस एल डिस्टेंस से, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस 90 डिग्री माइनस में अल्फा, ठीक है, इंटू में एल, क्या बनेगा ये एम जी एल इसका डिस्टेंस है बेटा, साइन अल्फा, साइन हो जाएगा ना कॉस 90 डिग्री माइनस में अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री प्लस में अल्फा हो जाएगा, और प्लस का अल्फा यहाँ पे माइनस का निशान ले आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा, और यूनिट क्या होती है वर्क डन की यूनिट, न्यूटन 1 जूल होता है,
और 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर विच इज 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है, ये है हमारा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, ये पढ़ के देखना। ओके, तो आज इतना ही करते हैं।